को मैं आज इस ऐतिहासिक अवसर पर जिसमें 11 अप्रैल को वीर शहीद क्रांतिकारी ख्वाजा नाइक के शहादत दिवस के अवसर पर गाथा स्थापना का कार्यक्रम किया गया और चौराहे का नामकरण वीर शहीद ख्वाजा नाइक चौराहे के नाम से रखा गया। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। मैं सबको बधाई शुभकामना देता हूं और साथ ही साथ आज महात्मा ज्योतिबा फुले का जयंती है, जिन्होंने हमको शिक्षा का अधिकार दिया और उनके जीवन संगिनी सावित्री देवी फुले, उन्होंने महिलाओं के लिए पहला स्कूल खुलवाया था। उनको भी मैं सत सत नमन करता हूं। इस मंच पर कई सारे वक्ताओं ने अपनी बात रखी और अभी भी युवा साथी बहुत सारे बचे हुए हैं। हम जानते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हम लोगों के बीच में अभी तैयार हो गए हैं। पहले समय ऐसा हुआ करता था, गजानन दादा और ये लोग आंदोलन करते थे और एक मुक्ति संगठन अपने सबाब पे था। जब छेमटिया बोल के और कपड़े अच्छे नहीं होने से बस की सीट से लोगों को उठा दिया जाता था और फॉरेस्ट विभाग का फॉरेस्ट आता था और वो लकड़ी के काटने वालों को या पुलिस विभाग का पुलिस आरक्षक आता था। छोटे छोटे बातों में ही हम लोगों को परेशान किया करते थे। उस समय में हमारे समाज के जाबाज साथियों ने संघर्ष किया और आज ये लोग बोलते थे, लेकिन एक दौर यहाँ पर शांति सेना और मुक्ति सेना के बीच में संघर्ष हुआ। कई सारे साथी हमारे शहीद हो गए। संगठन के नाम से लोग इकट्ठे नहीं होते थे। उस दौर से हम लोगों ने शुरुआत करी इलाके में आदिवासी विकास संगठन बनाकर, और तब हम वक्ताओं को बुलाते थे तो गजानन दादा, राजेश भाई, गेंद्राम दादा और उनके साथियों को छोड़ के कोई वक्ता नहीं हुआ करता था। और महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान से हम लोगों को वक्ता को बुलाना पड़ता था। लेकिन आज यह आंदोलन धीरे धीरे यौवन अवस्था में आ गया। जैसे अभी बोल रहा था महेंद्र भाई मेरा कि ये राजनीतिक पार्टियां तो 18 साल छोटी है, तो वैसे ही हमारे आंदोलन के ये जो नौजवान साथी हैं बचपन से अब जवान हो गए हैं और नौजवान साथी अब मंच से दहाड़ने लगे हैं। वो तो मान सम्मान में हम बुजुर्गों को बुलाते हैं, नहीं तो हमारे नौजवान युवा साथी काफी हो जाएंगे आज की तारीख में। दूसरी जो बात है महत्वपूर्ण, हमारे इलाके के तो बुजुर्ग जनप्रतिनिधि आए मंच पे और बहुत अच्छी बात बोली कि हमारे समाज में बड़ों का मान सम्मान इज्जत रखना सिखाया जाता है और हम लोग भी उसी पद चिन्हों पे चल रहे हैं। लेकिन एक बात और हमको इससे आगे करना होगी। मैं महेंद्र भाई की बात को रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात नहीं बोल रहा हूं। घर का मुखिया भी नए साथियों को जवाबदारी देता है, तो हमको उस बात का भी ख्याल रखना होगा। और जब हम मिलजुल कर काम करेंगे, मिलजुल कर मुद्दे लाएंगे, तो शायद जो इतिहास के पन्ने में इस इलाके में नहीं हो पाया वो आने वाले समय में हम कर सकेंगे। प्रशासन में सीधी भर्ती और प्रमोशन दो सिस्टम है। दो सिस्टम से एंट्री होती है। एक तो डायरेक्ट भर्ती होती जो बंद है अभी। 2003 के बाद से अभी तक 1 लाख पदों की भर्ती नहीं हुई और कई सारे साथी अभी ये कह रहे हैं कि 1 लाख नाम की कोई चीज बची नहीं। जब हमारे साथी प्रतिनिधि मंडल के रूप में शासन के प्रतिनिधि को पास में मिलने गए और बात किए कि मेरे समाज के नौजवान साथी रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और भोपाल में जाते हैं तो आप लाठियां मारते हो, तो आप लोग समझिए उनका जवाब क्या था। हम लोगों ने 1 लाख नाम की भर्ती पूरी निकाल दी है, सारे नोटिफिकेशन जारी हो गए। क्या आप लोग कहते हो, आप लोगों को जानकारी सारे 1 लाख की भर्ती निकल गई है क्या? नहीं निकली है। तो नौजवान साथी, मैं बात बता रहा था कि सीधी भर्ती, तो सीधी भर्ती जो नया अनुभव आना चाहिए, नया टैलेंट आना चाहिए, वो कुछ कर या षड्यंत्र के बहाने आने नहीं दिया जा रहा है।
और जो पुराना अनुभव है 62 साल से पहले 58 साल की सेवानिवृत्ति की आयु थी, उसको 60 साल कर दिया और उसके बाद में आज उसको 62 साल कर दिए। हो सकता आने वाले समय में और बढ़ा दे। तो यह हमको समझना है, जब हमारे हक और अधिकार की बात आती है तो सिर्फ हमको जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करना है, हमको कागज और कलम की भी लड़ाई को लड़ना है और हमारे हक और अधिकारों को जानना समझना है। जहां अवसर मिले, जैसे महेंद्र भाई माइक छीन के बात किए थे इंदौर में, वैसे ही हमको भी बात करना पड़ेगा। आप सीधे तरीके से दे दे तो ठीक है, हमको भूख लगी है और भूखे की भूख को आप समझ नहीं सकते हैं। आदमी एक वक्त भूखा रहेगा, 2 वक्त भूखा रहेगा, 3 वक्त भूखा रहेगा, 4 दिन भूखा रहेगा, 5 दिन भूखा रहेगा। उसके बाद में यदि उसको खाना नहीं मिलेगा तो जहां खाना दिखेगा वहां जाके छीन लेगा और खाना खाएगा, क्योंकि उसको जिंदा रहना है। और मेरे आदिवासी समाज की भी यही स्थिति हो गई है। हमारे इलाके में जंगल है, जल है, जमीन है, खनिज संपदा है और इस देश के संविधान में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो प्रारूप सभा बनी थी, जो संविधान बना, उसमें भी अधिकार लिख लिख के भरे पड़े हैं। लेकिन फिर भी मेरा समाज दर दर की ठोकरें खा रहा है, रोटी कपड़ा मकान के लिए तरस रहा है। हम बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी यहाँ पर कि हमने विकास किया, विकास किया। इतना विकास मेरे इलाके में हो गया तो काहे को सेंधुआ में रात के 2 बजे तक मेरी माता बहनें छोटे बच्चे को गोदी में लेके बस का इंतजार करती है और सूरत और महाराष्ट्र जाने के लिए तैयार होती है। कौन सा काम किया इलाके में? बेरोजगार युवा बैठे हैं, आस लगाए कि हम और घर के माँ बाप भी उनको पढ़ा रहे हैं कि मेरा बेटा पढ़ेगा। स्कूलें तो खत्म कर दिए हैं, फिर भी मेरा बेटा पढ़ेगा, 10वीं करेगा, 12वीं करेगा, बीए करेगा, बीएससी करेगा, बीकॉम करेगा और मास्टर डिग्री करेगा, डॉक्टरेट करेगा, बीई करेगा, एमबीबीएस करेगा, नौकरी लगाएगा और मेरे परिवार का उद्धार करेगा, मेरे गांव का उद्धार करेगा, मेरे क्षेत्र का उद्धार करेगा। लेकिन क्या मिल रहा है आज? ये जो आप लोग बोलते जयस के नाम से भीड़ इकट्ठी हो जाती है, आंदोलन करते हैं, समाज को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। हमारे इलाके के माननीय सांसद गजेंद्र पटेल जी के साथ में एक बार हमारी 2 घंटे की बैठक हुई थी। 2 घंटे की बैठक, 6 घंटे तक हमने डिस्कशन किया, अपनी डायरी में एक एक मुद्दों को लिखा और कहा कि जो आप यूथ को बोल रहे हैं ना कि आंदोलन नहीं करना चाहिए, मैंने कहा कि 1.5 लाख नौकरी एसटीएससी के निकाल दीजिए। ये जितने नौजवान युवा और जवान साथी है ना, वो आंदोलन नहीं करेंगे, आपके प्रशासन और शासन का काम करेंगे। लेकिन आज तक पेंडिंग है। तो क्षेत्र में जो स्थितियां बनी है, परिस्थितियां बनी है, उसको हमको समझना होगा। आप सिलावत चले जाइए, दिन के समय में जो सूरत की बस इधर से जाती है या छोटे छोटे जो गाड़ियां जाती हैं, तूफानें जाती हैं, जो पोटलियां ले लेके खड़े रहते सिर में और निकल पड़ते हैं वो। और आज इस कार्यक्रम में ज्यादा लोग क्यों नहीं आए, उसको भी आप लोग समझिए। सारे लोग मकान खाली कर करके पलायन कर गए हैं। हम बात कर रहे हैं, बात करना बहुत अच्छा लगता है, नाचना गाना भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन संवेदना होना बड़ी बात होती है। जिसमें संवेदना होती है वो जानता है। कई बार लोग बोलते हैं वो तो नाटक करते रोते हैं। अरे जिसमें संवेदना नहीं बची वो क्या रोएगा? जो दूसरे का दुख और दर्द समझता है वो रो सकता है। हर किसी को रोना नहीं आता दूसरे के दुख में। तो ये हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं हंसी मजाक में नहीं कर रहे हम बहुत सीरियस हैं आने वाले समय के लिए, भविष्य को लेकर। कि जितने लड़के पढ़ रहे हैं, हम गांव-गांव घूमते हैं, ठीक है, हम बाहर घूमते थे इससे पहले, इसलिए इलाके में कम घूमे थे, लेकिन अब हम घूम रहे हैं। एक एक गांव में 3-3, 400 लोग लड़के पढ़ने वाले हैं। आप सरकारी नौकरियां दोगे, एक गांव में 20 नौकरी से ज्यादा नौकरी नहीं हो सकती है। मास्टर को मिला लीजिए, चपरासी को मिला लीजिए, फॉरेस्ट गार्ड को मिला लीजिए, पुलिस वाले को मिला लीजिए, स्वास्थ्य कर्मी को मिला लीजिए, 20 लोगों से ज्यादा आप नौकरी नहीं दे पाओगे।
फिर ये 200-250 लोग कहां जाएंगे? खेती के टुकड़े हो गए हमारे। जिन जिन जंगलों में खेती हो सकती थी वहां हम पहुंच गए। अब जो समाज का नौजवान युवा है वो जाएगा कहां आखिर? हम तो पड़े हैं कि ये जीत जाए कि मैं हार जाऊं, मैं जीत जाऊं कि वो हार जाए। लेकिन गंभीरता से कभी चर्चा की है, कभी चिंता की है? एक आध कोई चीज ऐसी क्षेत्र में हुई हो तो बता दीजिए। तो ये सीरियस बात है। जब सीरियस बात होती है तो लोग सुनते भी हैं। लोगों को लगना चाहिए कि सामने जो खड़ा वो मेरी बात कर रहा है, मेरे दुख दर्द की बात कर रहा है। और बात सिर्फ यहाँ करने की नहीं है, यहाँ हमने करके देख लिया। गजानन दादा राजेश भाई ने करके देखा है, समाज को यहाँ तक लाए हैं। हमने अपने अधिकारों के प्रति हमारे समाज के नौजवान और बुजुर्गों को जगाया है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि रोड पे आंदोलन करना, मंच में भाषण देना, ये तो निहायत जरूरी है। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी विधानसभा और लोकसभा में जाके अच्छी बात करने वाले लोगों की जरूरत है। फिर चाहे झारसीलाल दादा हो, या चाहे अंतर सिंह दादा हो, या चाहे हमारे डॉक्टर एलास सेनानी हो, या सिलदार भाई हो, कोई भी हो, लेकिन जानकार व्यक्ति वहां जाके बात करे। हमारे जैसे लोगों को बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जो भी समाज का नेतृत्व करना चाहता है वो सोच समझ के फैसला करे। अभी तक निकल गए 75 साल। अब ये समाज ऐसा चुप रहने वाला नहीं है, नहीं तो घर में से पकड़ के लाएंगे और पब्लिक के सामने पीटेंगे। ये वक्त आएगा। तो जितने लोग उत्साहित हैं वो भी इस संघर्ष को और इस गंभीरता को समझ ले। हंसी मजाक नहीं है। समाज अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। खाना नहीं मिलता है घरों में, हम तो नए कपड़े पहन लेते हैं। गांवों में जाके देखिए, साल भर में नया कपड़ा नहीं मिलता है, फटी चड्डी पहनते हैं आज भी। तो बातें तो बहुत है, लेकिन हमारे इलाके में आप लोग बताइए, सारे स्कूलों में टीचर है क्या? नहीं है। जितने दवाखाने हैं, सेंधवा में 22 डॉक्टरों की पोस्टिंग है। एक ही हॉस्पिटल में गए थे, मात्र 3 डॉक्टर थे। उसमें भी एक आंख का, एक हड्डी का, और एक वो जो इंजेक्शन लगाते ऑपरेशन के टाइम पे एनेस्थीसिया। वो सारे पेशेंट आते हैं और यहाँ पे भर्ती करते हैं। और जो अनस्किल्ड पर्सन होता है, अनक्वालिफाइड पर्सन होता है, वो इलाज करता है। और मेरे समाज के लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती लापरवाही की वजह से, और रेफर कर दिया जाता है। बड़वानी, इंदौर, काहे हॉस्पिटल खोला जहां पर सेंधवा में, काहे हॉस्पिटल खोला चौथिया, धनोरा में, वरला, धौली, बलवाड़ी में? डॉक्टर है क्या? नहीं है। कौन बात कर रहा है? ये तो हमने इंटरनली बात की, और अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ पर। तो आपको फैसला करना होगा कि आखिर आने वाले समय में हम लोगों को करना क्या है। हम किसी को बोलेंगे नहीं, लेकिन फैसला सोच समझ के अभी करना पड़ेगा हमको। ये जो अशिक्षा, हम मास्टर नहीं है, स्कूल में भेज देते हैं और वो बच्चा स्कूल में जाता है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं होता है। वो तो गिनती के लोग इंदौर जाके पढ़ रहे हैं हमारे, फिर भी हजारों में हैं। लेकिन 10वीं 12वीं के बाद में फेल होके वापस बच्चा घर पे आ जाता है। पिताजी काम बताता है, बोलता है कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, खेत का काम नहीं आएगा, मजदूरी नहीं कर सकता, मैं धूप में भी काम नहीं कर सकता हूँ। तो आखिर हम करें क्या? तो ये सारे प्रश्न हैं, इनके उत्तर यदि हमको सकारात्मक चाहिए तो हम लोगों को गंभीरता से काम करना होगा। सिर्फ चिल्ला चोट कर लेने से, नाच लेने, गा लेने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। समस्या का समाधान तरीके से वहां पर बात करना पड़ेगी और नीतियों में सुधार करना पड़ेगा कि मेरे इलाके का व्यक्ति पलायन करके सूरत और महाराष्ट्र न जाए। मेरे इलाके में ऐसी स्कूल होना चाहिए कि वो इंदौर जाके अध्ययन ना कर पाए, यही उनको एजुकेशन मिलना चाहिए। हमारे से जंगल काट के ले जाते हो, पानी रोक लेते हो, डैम बना लेते हो,
पानी बड़ी बड़ी जगह ले जाते हो, बिजली बना लेते हो, बड़े बड़े कारखाने को देते हो, और मेरे किसान को 8 घंटे की बिजली, 12 घंटे की बिजली, और वो भी रात के समय। कुदरत ने रात सोने के लिए बनाई है कि खेत में काम करने के लिए बनाई, आप लोग बताइए। तो फिर इनको तो 24 घंटे बिजली और किसानों को 12 घंटे बिजली, और वो भी रात के समय, जब वो जाए खेत में, जब मुझे चप्पल जूते नहीं मिलते और वहां सर्प दंश लेता है और मौत हो जाती है। कौन सी बात कर रहे हैं आप लोग? तो साथियों, बात तो लंबी हो सकती है, लेकिन इस प्रकार के आयोजन करते रहिए। आयोजन कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूं कि लोग कह रहे थे यहाँ तो 10 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, किसके पास से लाए, जरा हिसाब तो बता दो, हम उनकी जेब से निकालेंगे यहाँ पर मंच पे। किसने दिए 10 लाख रुपए? अरे दर दर पे गए ये लोग, 100 150 रुपए, 1000 2 रुपए इकट्ठे किए। जो सक्षम लोग हैं उन लोगों ने देने से मना कर दिया। 2000 और 2100 की रसीद कट्टे की बात करते हो, करोड़ों के आपके बिजनेस है, इस समाज के होने के नाते तुम वो करते हो, और समाज का कार्यक्रम होता है तो 2000 और 2500 रुपए में तुमको तकलीफ हो जाती है, और दूसरी जगह तुमको जब देना पड़ता लाखों में, तुम खुशी खुशी दे देते हो। तो मैं कहना चाहता हूं कि आयोजन कमेटी ने बहुत मेहनत की इस कार्यक्रम को बनाने के लिए, दिन रात संघर्ष किया, मेहनत की, और अच्छा गाता अनावरण का कार्यक्रम किया, और ये भी एक अच्छा कार्यक्रम किया। एक तो पलायन का मुद्दा, और सामाजिक रूप से बड़ा कार्यक्रम इस इलाके में सेंधवा में तो होता है, लेकिन इधर कम हुए। तो सामाजिक जन जागरूकता अभी भी यहाँ पर बाकी है, हमको बार बार कार्यक्रम करने की जरूरत है। और जो ये नौजवान साथी हैं, पीले फेटे वाले लोग हैं, उनको बहुत सीरियस और गंभीरता से बात करने की जरूरत है। उलूल जुलूल बात करने की जरूरत नहीं है, समाज में आपस में लड़वाने की बात नहीं है, कोई टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। काम समाज में बहुत है, दूसरे की तरफ उंगली बाद में दिखाना, पहले अपनी कमजोरियों को दूर करना। अभी हमारे बीच में बहुत सारी कमजोरियां। मुझे बताओ, हम सरकार के भरोसे रहते, नीतियां बनाने की बात करते हैं, लेकिन अपने जीवन में, अपने परिवार को चलाने के लिए, अपना घर को चलाने के लिए सरकार का कितना % योगदान होता है? 10%, 20%, इतना भी नहीं होता, 3-4% योगदान होता है। परिवार को तो घर का मुखिया ही चलाता है, इसलिए समाज में खुद को काम करना पड़ेगा। यदि मैं आगे बढ़ गया तो पीछे वाले लोगों को आगे कैसे ला सकता हूं, इस दिशा में हमको काम करना पड़ेगा। और हमारे इलाके में वो ठीक है, राजनीति के चंद दलाल समाज को धर्म के नाम पे लड़वाते हैं, हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाते हैं। हम दंगे की चोट पे बोल सकते हैं, लेकिन हमारे इलाके में धर्म के नाम पे लड़ने वाले लोग नहीं हैं। हमको मालूम है कि इंसान की नस को काटेंगे, खून निकलेगा, कटोरी में रख दीजिए एक हिंदू का और एक मुस्लिम का, और फिर फर्क करके बता दीजिए कौन सा खून हिंदू का और कौन सा खून मुस्लिम का है। नहीं बता सकते ना, तो ये लड़वाने का काम बंद कर दीजिए, और जो लड़वा रहे हैं उनको भी समझ लीजिए। लड़वाने वाले लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया। नौजवान साथी तैयार हो जाइए। मैं इतनी बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूं, और हमारे साथी बचे हुए हैं। और मैं एक और बात कहता हूं कि ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते मेरा भाषण पहले, मेरा भाषण पहले। कर लेना भाई, कोई बात नहीं, लेकिन आखिरी में जो बैठा रहता ना, वो काम का होता है, और वो लेके जाता घर पे और परोसता है मोहल्ले में, पड़ोसी में और दूसरे गांव में। तो ये काम के लोग बैठे हुए हैं, इसलिए कोई भी वक्ता ये मत सोचना कि मुझे अपमान कर दिया और लोग चले गए, उसके बाद में मुझे बुलाया। मैं कहता हूं पांडाल भरा था और मैं बात कहता, तब भी उतना फर्क नहीं पड़ता जितना अभी काम के लोग बैठे, और जो मैंने बातें बोली है वो काम की बातें बोली है, और काम की बातें लोगों ने सुनी है और उसका प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोग हौसला और हिम्मत रखिए। आप लोग जाबाज नौजवान सिपाही, समाज के लिए लड़ने वाले, इलाके के लिए लड़ने वाले, यदि हम इस इलाके में मिलकर काम करेंगे, सभी समाज के गरीब तबके के लोगों को, वंचितों को, दलितों को, जिनके साथ में अन्य अत्याचार, शोषण, दमन हो रहा है, उनको साथ में लेके चलेंगे तो हम इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। कैसा लगे?